की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मैटर। नेट की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर में क्या है कि डेफिनेशंस की पहले बात आती है कि हम मैटर कहेंगे किसे। पूरी केमिस्ट्री में डेफिनेशन देने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। उनमें से एक मेन रूल ये है कि अगर आप मैटर की डेफिनेशन दे रहे हैं तो उस डेफिनेशन के अंदर कहीं भी वर्ड मैटर नहीं आना चाहिए, तो वो फिर डेफिनेशन मैटर की नहीं होगी, मैटर से रिलेटेड किसी और चीज़ की होगी। तो मैटर की डेफिनेशन की बात हम करें तो कोई भी ऐसी चीज़ which has mass and occupy space, उसे हम मैटर कहेंगे। यहाँ पर दो बातें आई हैं, एक तो ये कि जिसका कोई मास हो और दूसरा ये जिसकी कोई ऑक्यूपाई, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। ऑक्यूपाई का मतलब स्पेस घेरता हो, जगह घेरता हो। जैसे इस मार्कर की हम बात करते हैं तो मार्कर के अंदर दो प्रॉपर्टी हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि इसमें इसका कोई मास है और ये कोई स्पेस के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो हम कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें उसका मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको मैटर बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, पेंसिल की बात करते हैं, हम बात करते हैं बॉडी की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं, हम अर्थ की बात करते हैं। ऐसे लाखों हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मैटर की डेफिनेशन के आते हैं। इन सब के अंदर क्या है, ये दो बातें कॉमन है, मास और ऑक्यूपाई स्पेस। अब मास क्या होता है? मास का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई क्वांटिटी हो, कोई क्वांटिटी बियर करता हो, कोई क्वांटिटी उसके अंदर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि जो स्थान घेर रही है, जो हमारे आसपास जगह घेर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर इस जगह में आ गया तो इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती जब तक इसको आप नहीं हटाओगे। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस जो ऑक्यूपाई करता हो और जिसका मास हो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। उसके बाद मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट हमारा ये है। नंबर 2 पॉइंट, मैटर की स्टेट। पहले तो हम ये बता देते हैं आपको पहले कि आज हम किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एक तो मैटर हो गया, एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया। तीसरा टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चौथा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पांचवा जो हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट कंसेप्ट। ये 5 टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। उसके एग्जाम्पल में पेन आ गया, पेंसिल आ गई, बॉडी आ गई, अर्थ आ गई, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। नंबर 2 टॉपिक के अंदर आता है स्टेट ऑफ मैटर्स। तो मैटर की स्टेट्स की बात हम करते हैं कि अगर हम मैटर को मैटर की स्टेट का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने आसपास सभी चीज़ों को देखें तो किस स्टेज में अपने आप को रखता है। नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैटर की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अगर साइंटिफिक वे में देखें तो मैटर की 2 स्टेट और जो है खोजी गई हैं। एक जो है प्लाज्मा, और जो 5वीं स्टेट है बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये एक प्रकार से जो है हम स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम यहाँ पर ये अपने 4 एग्जाम्पल लिए थे, ये चारों एग्जाम्पल जो है एक प्रकार से सॉलिड हैं, हम सॉलिड फॉर्म में इनको रख सकते हैं। अब वो सॉलिड क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल में एयर आ जाती तो हम कह देते कि ये मैटर की ऐसी स्टेट है जो गैसीय स्टेट में है। तो मैटर की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जो है वो है सॉलिड। अब जैसे मैटर की डेफिनेशन थी जो हर मैटर पे अप्लाई होगी, ऐसे ही सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर एक सॉलिड के ऊपर अप्लाई हो उसके, यानी वो पेन के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होगी, पेंसिल पे वैसे अप्लाई होगी, बॉडी पे भी वैसे अप्लाई होगी और अर्थ के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड की डेफिनेशन मैटर की तरह होनी चाहिए जिसमें मैटर की हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। एक और मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ये एक टॉपिक रहता है मैटर के अंदर कि एक और पॉइंट ऐड, एक प्रॉपर्टी और ऐड करने की कोशिश रहती है, वो है फील्ड्स। जैसे कई बार आता है कि कोई मैटर है वो हॉट है, कोल्ड है, उसको हम फील करते हैं। तो कई बुक्स के अंदर क्या होता है, ये भी एक लिखा होता है कि द एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय अवर 5 सेंसेस। उसमें विंड आ जाती है, एयर आ जाती है। अब जो एयर है उसका मास भी होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती हमें। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक कई बुक्स में एक ऐड और पॉइंट ऐड कर देते हैं, विच कैन बी फेल्ट बाय अवर 5 सेंसेस। तो हम एयर को क्या कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस से जो है फील कर सकते हैं। तो उसको भी मैटर के अंदर वो एडजस्ट करते हैं। तो ये मैटर के अंदर 3 प्रॉपर्टी बेसिक हमें रखनी है। एक है जिसका मास हो, जिसको जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। और इसके बाद मैटर की हर एक मैटर उसके अंदर आ जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई सा भी मैटर उसमें आ जाता है। सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस मैटर की बात करें तो इसमें ऐसी कौन सी 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो चेंज नहीं होंगी कोई भी। जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सॉलिड की डेफिनेशन ये है, सॉलिड विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट। तो जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो अगर ये पेन सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी और उसकी जो वॉल्यूम है वो वैसे का वैसा रहेगा। अगर आप इसको टेम्परेचर की मदद से चेंज करते हो तो वो लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर ये सॉलिड फॉर्म में जब तक है तो इसमें 2 प्रॉपर्टी मेनली खासकर रहेंगी, ना तो इसकी शेप चेंज होगी और ना ही जितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितनी जगह इसने घेरी हुई है स्पेस के अंदर, ना वो चेंज होगी। तो सॉलिड की डेफिनेशन में आ जाता है विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। उसको हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बोल देते हैं। और कुछ और प्रॉपर्टी इसके अंदर आती हैं, जैसे सॉलिड जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर बना हुआ है, वो जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी और क्लोजली पैक होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का हमने पता है जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम जो बोल देते हैं, कि जिस भी सब्सटेंस का मास ज़्यादा हो और वो कम वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट करती हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैसेज के अंदर ये भी देखा गया है कि जो डेंसिटी है वो सॉलिड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गैसेज एंड एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ये ध्यान रखना है कि जो इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं और इनके अंदर जो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम होती है, ये मूव नहीं कर सकती। जैसे गैस होती है, गैस कहीं भी मूव कर सकती है, लेकिन इसके पार्टिकल को इतनी फ्रीडम नहीं होती, ऑलमोस्ट 0 मूवमेंट ऑफ फ्रीडम इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमें और ध्यान रखने हैं, इसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक होंगे और दूसरा जो इसके अंदर क्या बोलते हैं
जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, जिसके एटम जिससे बना हुआ है, वो लगभग नेग्लिजिबल होती है। हम क्या कहेंगे, इसको सॉलिड स्टेट बोलेंगे। दूसरा जो स्टेट हमारी इसके अंदर आएगी उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो लिक्विड है, जैसे हम वाटर 1 लीटर वाटर ले लेते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर क्या कंडीशन है, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर हम उसको चाहे किसी भी अटेंसिल बर्तन के अंदर डाल लें, उसका जो अमाउंट है जो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। अगर आप उसको ग्लास में डालते हो तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। अगर आप उसको किसी और बर्तन में डालते हो तो जिस शेप का वो बर्तन होगा, जिस शेप का वो यूटेंसिल होगा, उसी शेप को एक्वायर कर लेता है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर को आप कहीं भी डाल लो, ये इसी शेप में रहेगा। लेकिन 1 लीटर जो वाटर है, जो लिक्विड स्टेट जिसको हम बोल देते हैं, वो लिक्विड स्टेट का जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट होगी हमारी, जो 1 लीटर पानी होगा, वो इस शेप का नहीं रहेगा। आप उसको जिस भी बर्तन में डालोगे, जिस बर्तन की जो शेप होगी उसी शेप को ले लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। तो ये डेफिनेशन लिक्विड के अंदर स्टेट के अंदर आ जाएगी। और जो पार्टिकल जो हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, इसके लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनके बीच में स्पेस आ जाता है, और स्पेस आने की वजह से वो क्लोजली पैक नहीं हो पाते। इसलिए वो एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, उसको उसी तरह डील नहीं कर पाता जिस प्रकार से सॉलिड डील करता है। इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में ना होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे वाटर की हम बात करते हैं, वाटर, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म ऑन द अर्थ, ऐसे बोलते हैं, अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। कारण उसका वही है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर बोल देते हैं, वो एवरेज जो टेम्परेचर होता है पूरे साल का, अगर हम काउंट करें, जैसे दिसंबर और जनवरी के अंदर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, 8 तक, 7 तक, 6 तक पहुंच जाता है। और अगर मान लीजिए हम जून, जुलाई और अगस्त की बात हम करते हैं, मई की बात करते हैं, उसमें टेम्परेचर जो है वो 45-50 तक पहुंच जाता है किसी स्थानों पे। तो हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो एवरेज जो रूम टेम्परेचर माना जाता है वो लगभग 24 to 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। उस टेम्परेचर पर क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स हैं, जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स को दूर कर देता है, और उस दूर होने की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और अगर मान लीजिए हम किसी गैसेज की बात करते हैं कि गैसेज उसी टेम्परेचर पे गैसेज फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि बॉन्डिंग का यहाँ पर खेल है, वो एक यूनिट अलग से आएगी, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कहने का मतलब ये है कि जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट बोलेंगे। तीसरी जो स्टेट हमारे पास आती है वो है गैसीय स्टेट। गैसेस में क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होगी, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ना डेफिनेट शेप होगी। जैसे हम ब्यूटेन गैस की बात करते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घरों में होता है, उसमें ब्यूटेन गैस होती है। वो जो ब्यूटेन गैस है, अगर वो सिलेंडर के अंदर है तो सिलेंडर में जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में वो पड़ी हुई है, और सिलेंडर की शेप को लिया हुआ उसने। अगर आप उसको खोल दोगे वो लीक हो जाएगी, वो रूम में आ जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि वॉल्यूम भी बढ़ जाता है उसका, क्योंकि अब वो पूरे रूम के अंदर फैल चुकी होती है, और शेप भी उसकी सिलेंडर शेप से होकर रूम की शेप हो जाती है। जैसे जिस भी रूम में वो फैली होगी, उस रूम की जो शेप होगी वो शेप ले लेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसीय स्टेट होगी ना तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता, ना डेफिनेट शेप होती, उसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है और शेप भी चेंज होती रहती है। वॉल्यूम चेंज कैसे होगा गैसेस के अंदर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो और प्रेशर को कम कर देते हो तो क्या होगा, उससे वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। अगर आप इसका रिवर्स कर देते हो, आप टेम्परेचर कम कर देते हो और प्रेशर बढ़ा देते हो, तो वही गैस कंप्रेस होकर छोटे वॉल्यूम में आ जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ना तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना डेफिनेट शेप होती। तो विंड होगी, जितनी भी गैसेज हैं, एयर हैं, वो सारी क्या होंगी इसके अंदर काउंट होंगी। जैसे कई बार ना ये वर्ड आता है
कई बार ये वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए डिफरेंस में आ जाता है कई बार ये कि विंड में, गैसियस में और एयर में क्या डिफरेंस होता है, ये टॉपिक आ जाता है कई बार। तो सबसे पहले गैसियस की बात करेंगे। गैसियस एक गैस की हम बात करते हैं तो वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी या एक ही कंपाउंड से मिलकर बनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर की गैस की बात करते हैं तो वो H2O से मिलकर बनी होगी। ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो O2 से मिलकर बनी होगी। हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो H2 से मिलकर बनी होगी। अगर आप गैस की बात करते हो तो सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट की बात करते हो, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो गैस है। CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सिर्फ आप गैस की बात करोगे तो वहां पर सिर्फ CO2 गैस ही है। जब एयर की बात हम करते हैं, जहां पर ये सारी गैस मिक्स हो जाती हैं, जैसे हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर जो क्या बोलते हैं, ये जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर जो है, वहां पर एयर का जिक्र आता है। वहां पर गैसेस का जिक्र अगर करोगे तो पर्टिकुलर गैसेस का जिक्र करोगे, नहीं तो कलेक्टिवली अगर बात आप करते हो तो उसमें क्या आएगा, उसमें एयर का जिक्र आएगा। एयर में क्या होगा, मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेस, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, ये सारी गैसेज हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट में पड़ी होती हैं, तो वहाँ पर एयर कहेंगे। जब वो एयर फ्लो करना शुरू कर देती है, यानी वो एक स्पीड पकड़ लेती है एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वो स्पीड पकड़ लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम विंड बोलते हैं। तो वो विंड वहाँ पर जब वो जैसे विंड मिल पड़ेंगे तो विंड मिल बोला जाता है, एयर मिल कभी नहीं बोला जाता उसको। विंड मिल का मतलब होता है जहाँ पर स्पीड वो पकड़ती है, जब वो फ्लो करती है, तो ब्लो करती है, तो हम क्या कहेंगे, ब्लो करती हुई एयर को हम क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। तो ये तीन स्टेट हमारे इसके अंदर आएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये नॉर्मल स्टेट हैं, यानी अगर आप नॉर्मली चीज़ों को देखते हो, एक नॉर्मल इंसान को अगर चीज़ों को दिखाते हो, तो हम ये कहेंगे कि वो तीन तरीके से चीज़ों को देखता है, या तो वो सॉलिड होंगी, या वो लिक्विड होंगी, या वो गैसियस होंगी। अब साइंटिफिक लेवल पे क्या होता है, दो स्टेटों को और खोज लिया गया है। दो स्टेट क्या है, नंबर 4 पे जो स्टेट खोजी गई है वो प्लाज्मा खोजी गई है। अब ये जो प्लाज्मा के बारे में जो जिक्र आएगा, यहाँ पर एक यूनिट आएगी फिजिक्स के अंदर, ग्रेविटेशंस, वहाँ पर इसका जिक्र आएगा, पर हम यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। वो हिंट ये है कि प्लाज्मा जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेज है, एक लाइट की फॉर्म हम ये बोल सकते हैं, लाइट की फॉर्म के रूप में जो होती है वो, यानी यहाँ पर ये इशारा करते हैं जैसे लाइट की दो नेचर होती हैं, ड्यूल नेचर होती है लाइट की, एक पार्टिकल और एक जो है वेव नेचर। तो पार्टिकल टाइप्स मटेरियल जो होगा और वो ब्राइट हो, उसमें ल्यूमिनेसेंस हो, उसमें चमक हो, तो हम ये कहेंगे कि उस केस में जो प्लाज्मा है वो एक स्टेट आती है जो प्लाज्मा की फॉर्म में काम करती है। कभी आप किसी भी साइंस म्यूजियम में गए हो और वहाँ पर एक ऐसी मशीन, एक ऐसा डिवाइस रखा होता है कि उसमें एक सुराख दिया होता है, उसमें जब उंगली आप डालते हो तो वहाँ पर एक बिजली की तरह से करंट सा आता है और बिजली की तरह से आपकी उंगली की तरफ वो बढ़ता है, तो प्लाज्मा है, वहाँ प्लाज्मा दिखाया गया उस चीज़ को। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा स्टार्स के अंदर होता है। यानी कहने का मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आकाश में जो तारे चमक रहे हैं, आकाश में जो तारे चमक रहे हैं, तो वो चमक जिस स्टेट से आ रही है मैटर की, वो स्टेट क्या है, प्लाज्मा है। उसके बाद जो 5वीं स्टेज आपकी होती है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये वेव नेचर की होती है। यहाँ पर इतना ही हम कहेंगे कि ये वेव नेचर की फॉर्म होती है। वेव की फॉर्म में जब कोई मैटर होता है तो हम ये कहेंगे कि वो उसकी 5वीं स्टेज वहाँ पर काम करती है। इसमें जो बोस हैं वो इंडियन साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन जो है वो फॉरेन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मिलकर स्टेट को डिस्कवर किया था, इस पर आर्टिकल लिखे थे और उन दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक प्रकार से ये मान लो वेव फॉर्म जो है, वेव ना तो सॉलिड में आएगी, ना लिक्विड में, ना गैसेज में, ना प्लाज्मा में आएगी, तो एक अलग कैटेगरी बनती है। और ये क्वांटम लेवल जो हम आज डिस्कवर कर रहे हैं, क्वांटम लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, ये उसकी तरफ जो एग्जिस्ट करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो 5 स्टेज हमारे पास जो होती हैं मैटर की, लेकिन हमने बेसिकली नॉर्मली हमने शुरू में अभी पढ़ना है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो ये स्टेट हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ये इंटरचेंजेबल होती हैं। इनके ऊपर 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर काम करता है इनके ऊपर टेम्परेचर, एक फैक्टर काम करेगा इनके ऊपर टेम्परेचर।
और दूसरा काम करेगा इसके ऊपर प्रेशर। अगर आप किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर दे देते हो और टेम्परेचर बढ़ा के उसको टेम्परेचर पे हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप उस लिक्विड को और गर्म करते हो तो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और वेपर फॉर्म में आ जाएगा। पानी की बात हम करते हैं। और इसके अपोजिट जो प्रेशर काम करता है कि जब आप सॉलिड के अंदर से प्रेशर हटाते हो, प्रेशर लगाते हो तो सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, हटाते हो तो वापस वो, जैसे गैस की हम बात करते हैं, गैस के अंदर अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल और नजदीक आ जाएंगे, वो विजिबल हो जाएगा और वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। तो दो फैक्टर काम करते हैं जो इसको इंटरचेंज कर देते हैं। अगर आप हीटिंग इफेक्ट को देखते हो तो कोई भी सब्सटेंस, कोई मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पहुंच जाता है। अगर आप कूलिंग की बात करते हो तो वापस गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से वापस जो है सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है। घर के अंदर आइस का एग्जांपल ले सकते हो आप। आइस में क्या है? बर्फ की हम बात करते हैं। बर्फ अगर फ्रिज के अंदर है, टेम्परेचर कम है वहां पर, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, जमा हुआ है। अगर आप उसको गर्म कर देते हो, बाहर निकालते हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वाटर की फॉर्म में आ जाता है। अगर वाटर को भी गर्म कर देते हो तो वो वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म उसकी वहां पर आ जाती है। तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो वो सॉलिड से गैस की तरफ चला जाएगा। आप टेम्परेचर को घटाओगे, कम करोगे और कूलिंग इफेक्ट करोगे तो वो आपका क्या है? गैसियस से सॉलिड की फॉर्म में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो स्टेट है मैटर की होती हैं, ये इंटरचेंजेबल होती हैं। इनको आप चेंज कर सकते हो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट से। उसके बाद ये जो मैटर की दूसरा टॉपिक हमारा था कि स्टेट्स कितनी होती हैं, तो मैटर की 5 स्टेज होती हैं, मेनली 3 होती हैं, तो उन पे हमने ध्यान करना है। अगला टॉपिक होता है कि अगर मैटर, जितने भी तरह के मैटर हम देखते हैं, ये तो स्टेट होगी। अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं, यानी आप मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो। कई बुक्स वाले ये बोलते हैं कि ये क्लासिफिकेशन तो थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, लेकिन मैटर के आप को क्लासिफाई कई पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर जो हम बात करेंगे, जैसे किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उसको माइक्रो लेवल पे क्लासिफाई कर रहे हो, दूसरा उसको आप मैक्रो लेवल पे क्लासिफाई कर रहे हो। जैसे अगर हम किसी भी मैटर को देखेंगे, कोई भी मैटर माइक्रो लेवल के ऊपर तो सब बराबर होते हैं। अगर आप मान लीजिए आइस का एग्जांपल लोगे, आप आइस से वो वाटर में चेंज हो जाता है, आप उस वाटर का एग्जांपल लोगे और वाटर से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, आप वेपर लोगे, स्टीम लोगे। आप माइक्रो लेवल पर देखोगे तो सभी के अंदर वाटर है, H2O है। तो माइक्रो लेवल पे तो हम क्लासिफाई कर नहीं सकते किसी चीज को। माइक्रो लेवल पे तो वही होगा, वो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एलिमेंट का डिफरेंस वहां मिल जाएगा थोड़ा बहुत, पर मैटर के माइक्रो लेवल पे क्लासिफाई नहीं हो सकती वो चीज। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं, बड़े लेवल पे हम देखते हैं, तब जाके हमें स्टेट्स का पता चलता है कि मैटर जो है वो कितने टाइप की क्लासिफाई करता है। तो एक फ्लो चार्ट हम यहाँ अपना लेते हैं। तो मैटर जो है, मैटर को 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है मैक्रो लेवल पे। एक तो कि ये मिक्सचर होता है और एक मैटर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। और मिक्सचर को भी 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और प्योर को भी 2 फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। ये एक फ्लो चार्ट इसका बना हुआ है जिसको हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। मैटर के अंदर क्या है, मैटर को हम पढ़ चुके हैं। मैटर क्लासिफिकेशन के अंदर 2 तरह के मैटर्स हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो, चाहे वो मैन मेड फॉर्म में हो। आप अपने आसपास जितने भी मैटर को देखोगे वो 2 ही फॉर्म में आपको नजर आएंगे, या तो वो प्योर है या वो मिक्सचर है। मिक्सचर की बात हम पहले करते हैं। मिक्सचर का मतलब सिंपली भाषा में होता है 2 चीजों को मिला देना, चाहे वो एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो।
दोनों लिक्विड हों, दोनों सॉलिड हों, दोनों गैसियस हों, दो चीज़ों को मिला देना क्या कहलाएगा? मिक्सर कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला देना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो मैंने ग्रेन ले लिया और एक सैंड ले ली, मिट्टी ले ली, इन दोनों को उठाया मिला दिया, एनी रेशियो। वहाँ पर रेशियो का वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। रेशियो का मतलब होता है कि एक पार्ट को स्टडी नहीं किया गया कि 1 ग्राम को 1 ग्राम जो है सैंड लेनी है और 2 ग्राम जो है वो ग्रेन लेना है, उनको मिलाने से पहले ऐसा सोचा नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी भी रेशियो में किसी भी चीज़ को मिला देते हो तो उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। अब मिलाने के भी दो तरीके हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हिट्रोजीनियस। तो इसमें जैसे एग्जांपल की हम बात करें, मिक्सर के अंदर, मिक्सर के एग्जांपल की बात हम करें, शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल ये हो गया ग्रेन एंड सैंड। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ये हम बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी रेशियो के अंदर उसको मिला देना क्या कहलाएगा? एक प्रकार से मिक्सचर कहलाएगा। ऑक्सीजन तो नहीं बोल सकते, एयर बोल सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, एयर बोल सकते हैं। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो कोई रेशियो वगैरह वहाँ नहीं होता, मिक्स होती हैं वो अलग अलग। अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर उसकी जो रेशियो है वो थोड़ा सा मिसमैच करती है और वो थोड़ा मैटर करती है वहाँ पर। तो मिक्सर क्या होगा? एनी 2 and more than 2 प्योर सब्सटेंस व्हेन वी मिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप उसको मिलाते हो तो क्या कहेगा? वो मिक्सर कहलाएगा। शुगर सॉल्यूशन, एयर जो है, इसके एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें जो शुगर सॉल्यूशन है और जो एयर है, इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे कि एयर के अंदर, अब जैसे मैंने दो उसकी हमने बात की थी, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन और एयर की बात आएगी। अब जो शुगर सॉल्यूशन और जो एयर है, आप देखोगे, अगर मैं अपने आसपास की एयर की बात करता हूं, इसमें 4 तरह की मेन गैसेस काम करती हैं। एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो ऊपर लेवल पे रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इन 4 तरीके से काम करती हैं, 4 गैस काम करती हैं। लेकिन आप जब अपने आसपास देखते हो, आप ये श्योर नहीं कर सकते कि इस एरिया में ऑक्सीजन होगी, इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इस एरिया में जो है हीलियम होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी। तो मिक्स है, और मिक्स होने के बाद भी यूनिफॉर्म है, यानी आप अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर देखते हो वो यूनिफॉर्मली अपने आप को किए हुए है, यानी कहीं डिफरेंस आपको नजर नहीं आता। जैसे अगर आप ग्रेन के अंदर सैंड को मिलाते हो तो आपको सैंड और ग्रेन दोनों अलग अलग तरीके से दिख जाएंगे, या ग्रेन और स्टोन को मिलाते हो आप, पत्थर वगैरह जो टुकड़े होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं अनाज वगैरह के अंदर, आप उनको देखोगे तो आपको अनाज अलग दिखेगा और वो स्टोन अलग दिखेगा। यानी कहने का मतलब वहां पर दोनों अलग अलग आइडेंटिटी लिए हुए हैं, वो एक आइडेंटिटी में नहीं है। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी मिलाई, चीनी घुलने के बाद पूरे गिलास के पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वहां पर ऐसा नहीं आएगा कि किसी एक एरिया में चीनी की डेंसिटी आपको ज्यादा दिख रही है, एक एरिया में चीनी की डेंसिटी आपको कम दिख रही है। यही डिफरेंस है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर। अगर आपका जो मिक्सर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई 2 आइडेंटिटी नहीं है, 3 आइडेंटिटी नहीं है, अलग आइडेंटिटी नहीं है, तो हम ये कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सर कहेंगे। तो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, एयर, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आ जाते हैं। दूसरा हिट्रोजीनियस जो होता है, मिक्सिंग तो यहाँ पर भी ऐसी होती है, 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशियो, बट आफ्टर मिक्सिंग they can be evolve new substance or they can resist their own identity after mixing which cannot change after the mixing। हम ये कह सकते हैं कि जो बदलेगी नहीं और वैसे अपना तो खुद की आइडेंटिटी रखेंगे, या मिक्स होने के बाद एक अलग प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर वो हिट्रोजीनियस मिक्सर की तरह काम करता है। तो हिट्रोजीनियस मिक्सर में और होमोजीनियस मिक्सर के अंदर क्या होगा, यही जो है हमें ध्यान रखना है। ये डिफरेंस होता है, जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज़ हो तो वो होमोजीनियस है, जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा? हिट्रोजीनियस
मिक्सर कहलाएगा। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि चाहे वो होमोजेनियस मिक्सचर हो चाहे वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, आप कुछ फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके उनको अलग कर सकते हो। जैसे अगर मैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करता हूँ, ग्रेन है, स्टोन है, तो आप हैंड पिकिंग मेथड से उनको अलग कर सकते हो। हैंड पिकिंग क्या होता है, आपने एक बर्तन के अंदर अनाज लिया, उसमें मिट्टी मिली हुई है, हाथ से मिट्टी को अलग किया, अनाज ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। इस मेथड को हैंड पिकिंग बोल देते हो। तो ऐसे 4-5 मेथड होते हैं जहां पर आप मिक्सचर सब्सटेंस को अलग करते हो, और वो मेथड जो है वो प्योर सब्सटेंस के अंदर भी अप्लाई होते हैं। जो आप कंपाउंड्स की बात करते हो, कंपाउंड्स को अलग करते हो, तो कुछ फिजिकल मेथड्स हैं वो यहाँ काम करेंगे, केमिकल मेथड यहाँ काम करेंगे। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आप मिक्सर को फिजिकली अलग कर सकते हो, और आप जो प्योर सब्सटेंस को जो है वो केमिकली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये दोनों में हमें अंतर मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो या हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, उसके अंदर क्या होगा, एक तो हैंड पिकिंग मेथड आपका इसमें दिखाया गया है। दूसरा आपका इसमें फिल्ट्रेशन। जैसे 4 मेथड की मैं बात करता हूं, एक तो आपका है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग। दूसरा आपका इसके अंदर आता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। तीसरा मेथड इसके अंदर आता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और चौथा मेथड इसके अंदर आता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये 4 मेथड मेनली काम करते हैं। केमिस्ट्री में डिटेल में एक यूनिट आएगी आगे जाके, सम ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। हैंड पिकिंग आपको पता लग गया कि हाथ से कोई चीज को अलग कर देना, हैंड पिकिंग मेथड कहलाएगा, फिजिकल मेथड है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। आप किसी भी 2 चीजों को छान के अलग कर सकते हो। जैसे जो टी होती, चाय होती है, उसके अंदर चाय पत्ती जो होती है वो छान के अलग कर सकते हो। अब जो टी एग्जाम्पल होगा, अब टी क्या होगी, चाय जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मल तरीके से आपका क्या है, वो पूरी चाय एक ही तरह के फॉर्म में होती है, तो वो होमोजेनियस का एग्जाम्पल एक प्रकार से कहेंगे। और चाय पत्ती और जो चाय का कंटेंट है उसको हम हेटेरोजेनियस बोलेंगे। तो उसको आप अलग करना हो तो आप छान के अलग कर सकते हो। तो फिल्टर एक तरीका है, उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, 2 चीजों को अलग कर सकते हो। तीसरा आपका डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होगा, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर इंप्योरिटी है, अगर आप वाटर को प्योरीफाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वाटर को गर्म करो, उसमें से उसको उसके बर्तन को ऊपर से कवर करो, और कवर करके उसको एक पाइप के अंदर ले जाओ, और पाइप जब वो गर्म होगा भाप बनेगी, भाप बनेगी, वो भाप को ठंडा करो, ठंडा होकर वो इकट्ठा हो जाएंगी, और वो इकट्ठा होने के बाद जो है उसके अंदर प्योर वाटर अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटी एक दूसरे बर्तन में रह जाएगी। तो उसमें क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये टेंसिल है, इसको आपने ऊपर से कवर कर दिया और यहाँ से एक पाइप लगा दी, पाइप लगा दिया आपने यहाँ से, और यहाँ से इसको अलग कर दिया, और यहाँ पर एक बर्तन डाल दिया, उस बर्तन में ठंडा पानी आपने रख दिया, और ठंडा पानी रखने की वजह, बर्फ वगैरह रखने से क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करोगे, यहाँ से स्टीम बनेगी, स्टीम इसमें जाएगी, और यहाँ पर ठंडे पानी में से गुजरेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और लिक्विड फॉर्म से क्या होगा, आप किसी दूसरे बर्तन के अंदर उसको इकट्ठा कर सकते हो। इस मेथड को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड बोल देते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन आती है। क्रिस्टल क्या होता है, जैसे मान लीजिए सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, चीनी के एक दाने को क्रिस्टल बोल देते हैं। तो जो जिस मेथड से उसको बनाया गया होगा, किसी बाकी इंप्योरिटी से अलग किया गया होगा, तो उस मेथड को हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर मेनली आपको बता देते हैं कि फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर सब्सटेंस के अंदर जो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए हैं, उनको अपने अलग करना हो तो आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर सब्सटेंस के अंदर उसको, मिक्सचर सब्सटेंस को अलग, मिक्सचर मेथड को जो है अलग कर सकते हो इन 4 मेथड की मदद से। ये 4 मेथड वहाँ पर काम करते हैं। दूसरा जो प्योर सब्सटेंस है, इसमें क्या होगा कि जो प्योर सब्सटेंस हमारे जो होंगे उनकी कंपोजिशन फिक्स होगी। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ध्यान रखनी है, कंपोजिशन फिक्स होगी, कंपोजिशन फिक्स होगी। कंपोजिशन फिक्स का मतलब कोई रेशियो होगी, डेफिनेट रेशियो होगी। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि कोई भी रेशियो में वो कोई 2 चीजों को मिला देते हैं, तो एनी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, उठाया 2 चीजों को मिला दिया, मापा नहीं, तोला नहीं, क्वांटिफाई नहीं किया, तो उसको मिला देते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो मिक्सर की फॉर्म में आ जाता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, डेफिनेट रेशियो होगी। जैसे वाटर है, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर एक कंपाउंड में आता है, वो बताएंगे अभी कंपाउंड में क्यों आता है ये। इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
इन दोनों की फिक्स रेशियो होगी, 1:8 होगी। अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बात यहाँ पर करें, आपको 1 पार्ट हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, 8 पार्ट आपको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर आपने ये रेशियो डिस्टर्ब कर दी, अगर आपने किसी वजह से 2 पार्ट हाइड्रोजन के ले लिए और 10 पार्ट ऑक्सीजन के ले लिए, तो वो वाटर नहीं बनेगा, वो कुछ और बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। मैं नहीं कहता ये रेशियो इसकी होगी, वो कुछ और कंपाउंड बनेगा, वाटर कंपाउंड नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टाइप का प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट आप बनाना चाहते हो, तो वहां पर एक बात की शर्त है कि उन दोनों पार्टिकल्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को पढ़ना है और उनकी डेफिनेट रेशियो को लेना है और डेफिनेट रेशियो को लेके उनको मिलाना है। उनको मिलाने से क्या होगा, जब आप उसको मिलाओगे तो वो कंपाउंड तब जाके पर्टिकुलर कंपाउंड H2O बनेगा। आपने रेशियो डिस्टर्ब की, वो H2O से कुछ और बन जाएगा, तो उस नए कंपाउंड की रेशियो आएगी, तो वो भी एक डेफिनेट रेशियो है। तो जहां पर रेशियो डेफिनेट होती है, हम उसको कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर की हम वहां पर बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये है कि इसकी रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी। और उसके अंदर जो है एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर सिंपल हाइड्रोजन की बात करता हूं, दैट इज एटम। और जब इस हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन और मिल जाती है, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, ये होमोजेनियस है, यानी इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और अगर मैं वाटर की मैं बात करता हूं, तो ये हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल है, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन टाइप का एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्योर मेटल की क्या होगी, जो कंपोजिशन वो क्या होगी, फिक्स होगी। और एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म में क्या होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे। एलिमेंट का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम if exist in a mixture is known as the pure substance and element is the part of the pure substance। हम ये बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट के अंदर आपको पता है कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी 118 एटम्स का जिक्र किया गया है, 118 एलिमेंट की बात की गई है, वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैटेगरी में आते हैं। और उनसे मिलकर जो चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर जो चीज़ बनेगी, एक वाटर जो चीज़ बनी है, वो क्या होगा, वो कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट का ध्यान रखना है, ये क्या होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड यहाँ पर मिलेंगे। आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट 1 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और कंपाउंड मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन विद ईच अदर्स एंड फॉर्म ए मटेरियल्स और फॉर्म ए सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कंपाउंड्स, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है और थोड़ा समझना है इसको। एक और बात इसमें ध्यान रखने की ये होती है कि जैसे हम बात करते हैं, हमें पता है कि H2 और O2 से मिलके वाटर बन जाता है, ये रिएक्शन होती है। अब ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट कैटेगरी में ये भी एलिमेंट है, ये होमोजेनियस एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और ये कंपाउंड है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है हमें, एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, उन तीनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे वाटर एग्जांपल मैंने लिया, हाइड्रोजन है, हाईली कंबस्टिबल होती है, आग जल्दी पकड़ लेती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है, सबसे ज़्यादा कंबशन पॉइंट इसका होता है 150 किलो जूल पर ग्राम के आसपास इसमें एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आग पकड़ता है, कंबस्टिबल है, आग लगेगी उसके अंदर। ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार से कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी अगर आपके पास कोई फ्यूल है और कंबशन आपने स्टार्ट करना है, तो ऑक्सीजन का होना वहाँ बहुत जरूरी होता है। एक रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है कंबशन के लिए। कंबशन क्या होता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर या किसी भी फ्यूल के अंदर आग लगना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे CO2 और वाटर का बाहर निकलना, धुएं का बाहर निकलना और पानी के वेपर्स का बाहर निकलना, वो कंबशन कहलाता है। उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होती है कंबशन करवाने के लिए।
अब इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी। अब जब इन दोनों से जो मिलके बनेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। जैसे वाटर है, वाटर में क्या होगा, वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी क्या होगी, वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होगी कि वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग बुझा सकता है। अब ये आग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, या इससे आग लगती थी ये रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इसमें वो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप एलिमेंट से कंपाउंड बनाओगे वो अपनी खुद की आइडेंटिटी जो एलिमेंट के अंदर थी वो भी खो देते हैं, और जो नया कंपाउंड हमारा बनता है उसके अंदर क्या होगी, नई प्रॉपर्टी के साथ वो आता है, नई प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। तो ये भी पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो क्या करेगा वो, उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट आएगी, तो उसको हम ये कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अलग होगी। आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड को, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि आप मिक्सचर को इन 4 फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, पर कंपाउंड को आप इनमें से किसी भी मेथड से अलग नहीं कर सकते, आप उसको केमिकली अलग कर सकते हो। आप वाटर से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो तो आपको वो केमिकल मेथड लेना पड़ेगा, केमिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। 4th टॉपिक पे हम आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ये हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तीसरे टॉपिक में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है, नंबर 4 पे हमारा आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके गुण क्या क्या हैं। आप उस मैटर्स को जो है कितने तरीकों से देखते हो, प्रॉपर्टी क्या उसके अंदर आती हैं, गुण क्या उसके अंदर आएंगे। तो 2 तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ये वैसे 9th क्लास के अंदर भी आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे हमने आइस की एग्जांपल लिया, अगर आइस को हम गर्म करते हैं वो वाटर में चेंज हो जाता है, उसको और गर्म करते हैं तो वेपर में बदल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वाटर की स्टेट चेंज हुई है, वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, उसके केमिकल चेंज नहीं हुए हैं। आइस के अंदर, वाटर के अंदर, वेपर के अंदर H2O ही है, केमिकली वो बदला नहीं है, सिर्फ उसकी फिजिकल चेंज बदली है। तो अगर आप फिजिकली प्रॉपर्टी की बात करते हो तो वहां पर कह सकते हैं कि आप उसको उसकी आइडेंटिटी खोए बिना क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वाटर तीनों के अंदर है, वाटर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, तो वाटर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, वो टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, दो प्रकार से उसके अंदर वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी काम करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ पॉइंट है जो हम काम करते हैं, जैसे कलर, रंग होता है, अब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, रंग में चेंज नहीं आएगा। दूसरा ऑर्डर है, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉलिड फॉर्म में जो जिस टेस्ट में है, लिक्विड में वही रहेगी, गैस में वही रहेगी। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, वो कितने डिग्री पे मेल्ट हुआ, मेल्ट का मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना, मेल्टिंग कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, बॉइलिंग का मतलब होता है वो किस पॉइंट पे उबलता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है नियर सी, समुद्र के आसपास 100 डिग्री होता है, लेकिन माउंटेन के अंदर वो कम होता जाता है, वो 70 तक भी पहुंच जाता है माउंटेन के अंदर, तो वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो क्या होंगी, जो आप किसी चीज को फिजिकली चेक कर सकते हो, फिजिकली वहां पर बदलाव आप देख सकते हो, केमिकली कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी रिएक्शंस आएंगी, जैसे कंपोजिशन आएंगी। अगर वाटर को केमिकली चेंज कर दिया, यानी वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकली वहां पर बदलाव हुआ है, तो कंपोजिशन के अंदर क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज उसके अंदर आ जाएगा, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इससे केमिकल चेंज होगा, उसकी रिएक्टिविटी होएगी, वो रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल
चेंज बोल देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमें ध्यान रखनी है, मैटर के अंदर ही होती हैं। और नोट करने की बात यहाँ पर ये होता है कि जो कोई भी केमिस्ट होता है, केमिस्ट का काम होता है केमिकल्स की फॉर्मेशंस, चाहे वो ड्रग्स की फॉर्म में हो, पेंट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अगर उसको ड्रग्स बनानी है तो वो उस ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट होंगे, जो एटम्स होंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी को पहले पढ़ेगा, उनसे मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेगा, उसके इंट्रैक्शन पड़ेगा किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। और जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे जाते हैं तो क्या कर सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, इसको आप किसी भी ह्यूमंस या एनिमल्स बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जाने बिना, उनके नॉलेज के बिना आप किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, आपको उसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर काम करती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा सा हमें समझना है इसको कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी काम कैसे करती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है मेजरमेंट। तो लास्ट टॉपिक हमारा आज का मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है कि आप किसी भी मैटर को मेजर कैसे करोगे। मेजरमेंट सबसे पहले दो तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाया करता था। पहले एक इंग्लिश मेथड होता था, इंग्लिश सिस्टम होता था, एक इंग्लिश सिस्टम होता था, और दूसरा जो था मैट्रिक सिस्टम होता था। आप इस दो तरीके हुआ करते थे जिस तरीकों से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है, वैसे हमारा डिटेल में टॉपिक अगला रहेगा ये मेजरमेंट वाला। थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका, कि जो मैट्रिक सिस्टम, जैसे दो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मास है, मास को हमने मेजर करना है तो हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए, हमारे पास एक कोई क्यूब होना चाहिए जिसको आप ये कह सकते हो कि ये 1 किलोग्राम के इक्वलेंट है, जो कि वो बनाया भी हुआ प्लेटिनम इरिडियम का एक वो बना रखा है। प्लेटिनम इरिडियम एक कंपाउंड का जो है, इरिडियम कंपाउंड का एक जो है एक सब ब्लॉक बनाया हुआ है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया हुआ है, और उसको फ्रांस के अंदर रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर, और वहाँ से उसको ये मेजर किया गया कि इस इतने अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, 1 kg बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। अब उसके इक्वल वहाँ से क्या होता है, उस इंस्टीट्यूट से क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके इक्वलेंट किसी चीज़ को तोल के ले जाया जाता है, ताकि और अपने अपने देश में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसी के इक्वल हम बाट को तोल के लेके आते हैं, जो बाट होता है हमारे तराजू के अंदर, वो इसी के इक्वलेंट मानते हैं उसको, और इसी के इक्वलेंट उसको रखेंगे तराजू के अंदर, और उसको बाट को उसको लेके जाएंगे। अब इसको तो हर जगह लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये प्लेटिनम इरिडियम है, इस मेटल का भी ध्यान रखना है, पर इससे बना दिया ताकि ये कोरोसिव ना हो, जंग ना लगे, टूटे ना। इस मटेरियल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है और ये लंबे समय तक रहे, और इस मेजरमेंट को हम 100-150 साल तक इस्तेमाल कर सकें। उसमें क्या है कि इसके इक्विवेलेंट को तोल के ले जाते हैं, और उस बाट का इस्तेमाल, उस स्टोन्स का कह लो, उस ईंट का कह लो, कोई भी इसके इक्विवेलेंट हम तोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पूरे भारत के अंदर कह लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कह लो, एक मापन, एक मेजरमेंट इक्वल रहती है कि जब आप 5 किलो किसी फ्रूट को किसी एक देश से लेकर दूसरे देश में लेके जाते हो, तो वहां पर भी वो 5 किलो काउंट की जाए किसी भी तरीके से, ताकि जो रेट्स हैं, जो मेजरमेंट हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या रहे, इक्वल रहे, वो डिफरेंसेस ना हो। ऐसा नहीं हो कि एक देश में बड़ी क्वांटिटी को 1 किलो कहा गया है और दूसरे देश में छोटी क्वांटिटी को 1 किलो कहा गया है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। तो उससे पहले हम ये बताएंगे कि क्या होता है कि 2 तरह के सिस्टम ये बनाए गए थे, इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम 18वीं सेंचुरी के अंदर फ्रांस के अंदर तैयार किया गया था, फ्रांस के अंदर इसका जिक्र था, फ्रांस के अंदर इसकी बात की गई थी। इंग्लिश सिस्टम जो है वो थोड़ा अभी चला हुआ है, फिलहाल जो 20वीं सेंचुरी का सिस्टम है वो इंग्लिश सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये मेथड्स हैं जिस प्रकार से क्या कर सकते हो, किसी भी उस चीज़ को मेजर कर सकते हो।
अब नेशनल स्टैंडर्ड क्या क्या है इसके, जैसे एक 1875 के अंदर एक मीटर ट्रीटी हुई थी। मीटर ट्रीटी, ये पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पूरी दुनिया में जो उस इंस्टीट्यूट के मेजरमेंट को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर क्या है, ये ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, इस ट्रीटी के अंदर ये फैसला हुआ था कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 किलोग्राम का ये मापक होगा। और ये सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए नहीं है, ये लेंथ के लिए भी है, मीटर का भी एक पर्टिकुलर मापक हो गया। किसी भी तरह की मेजरमेंट किसी मैटर की हम करेंगे, आप उसकी डेंसिटी निकाल रहे हो, आप उसकी वॉल्यूम निकाल रहे हो, आप उसकी वेट निकाल रहे हो, आप उसका मास निकाल रहे हो, किसी भी तरह की मेजरमेंट की हम बात करते हैं। तो मैंने एग्जांपल एक लिया है, किसी भी तरह की आप मेजरमेंट करते हो, उस मेजरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। तो हर एक देश के अंदर क्या होता है, एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता है जो इसको मेजर करता है। जैसे ये तो एक नॉर्मल टर्म होगी कि हर एक देश का एक मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होगा जो इसको मापेगा। अब अलग अलग देश में इसका नाम डिफरेंट होगा। अब किसी देश में इसको किसी नाम से रखा गया होगा अपनी कल्चर के हिसाब से, फ्रांस के अंदर किसी और नाम से रखा गया होगा। हमारे इंडिया के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के अंदर उसका नाम रखा गया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। हमारे अंदर इस नेशनल इंस्टीट्यूट मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो नई दिल्ली के अंदर इसको इसका जुम्मा दिया गया है कि आप अपने देश के अंदर इस मेजरमेंट के मापन को बनाए रखेंगे, और ये लंबे समय तक काम करता है। अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 20-22 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं मेजरमेंट के ऊपर, जब से ये बना था 1875 से लेकर आज लगभग 150 साल हो गए हैं। इस मापन को उसी पैरामीटर में बनाए हुए हैं, उसी पैरामीटर में इसको रखा गया है और मेजरमेंट को रखा गया है, और उस मेजरमेंट के हिसाब से जो है ये मापन तैयार होते हैं और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्लाई होते हैं। तो हमारे भारत के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है नई दिल्ली के अंदर जो इसका ध्यान रखती है। दूसरे देशों में कुछ और होंगी नाम, लेकिन ये अंडर किसके आते हैं, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, जो इस मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे पूरे देशों के अंदर क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये इसमें काम करती है, और ये पेरियोडिकली बदलते भी रहते हैं। जैसे अब अगली कॉन्फ्रेंस में 2026 में जो होगी, अगली कॉन्फ्रेंस में मेजरमेंट को बदलने के पॉइंट उठ रहे हैं कि एक नए पैरामीटर हम लेके आएंगे। हम नए पैरामीटर को उसके अंदर जो है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अब नए तरीके से उसको किया जाए, नए तरीके से उसको मेजर किया जाए। पुराने मेथड्स टाइम के साथ साथ करप्ट भी हो जाते हैं, तो नए मेथड की जरूरत भी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये मेजरमेंट का तरीका है, और इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि हर एक क्वांटिटी के लिए अलग मेजरमेंट होगा। पूरे वर्ल्ड में नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता है, हमारे भारत के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली है, और ये मीटर ट्रीटी के तहत बना हुआ है। आज 150 साल हो चुके हैं, अगले वर्ष 2026 में इसको चेंज करने की कोशिश चल रही है। अब वो चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो अगले वर्ष पता लगेगा। तो आज के टॉपिक में ये हमारे 5 टॉपिक थे, इसको हमने ध्यान से देखना है, पढ़ना है, बाबा समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरी एक टैगलाइन है, वॉच फॉर नॉलेज एंड कमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।